हाँ, तो कक्षा एकादश के विद्यार्थीगण, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भाग 2 पाठ 6 1991 से आर्थिक सुधार। इसके अंतर्गत है भारत में निजीकरण के उपाय। पिछले वीडियो में मैंने बताया था उदारीकरण और निजीकरण में अंतर और निजीकरण के उद्देश्य। ये सब परीक्षा में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत में निजीकरण के उपाय, पहला है आरक्षण से मुक्ति। सन 1991 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्यमियों की संख्या को कम करके 6 कर दिया। वर्तमान में केवल 3 क्षेत्र ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। यह क्षेत्र है परमाणु ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या SO 212E दिनांक 15 मार्च 1995 के अनुसार दर्शाई गई वस्तु तथा रेल परिवहन, ये आरक्षण से मुक्त है। दूसरा है शेयरों का उपनिवेश। 1991-92 में निर्णय लिया गया कि कुछ विशिष्ट लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उद्योगों में सरकारी हिस्सा पूंजी का उपनिवेश किया जाएगा। उपनिवेश का मुख्य उद्देश्य गैर स्फीतिकारी वित्तीय साधन प्राप्त करना है और 1991-92 से 2004-05 तक सरकार से निरंतर इस नीति का पालन करके निजीकरण को प्रोत्साहित किया। वर्तमान में वामपंथियों के विरोध के कारण इस दिशा में कम हुई है, जो प्रयास है वह कम हुआ है। तीसरा है रुग्ण इकाइयाँ। सन 1991 की नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ निजी क्षेत्र की इकाइयों के समकक्ष कर दी गई है। अब सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के दायरे में लाया जाएगा। यह बोर्ड यह तय करेगा कि कौन सी रुग्ण इकाइयों का पुनर्गठन संभव है और किस रुग्ण इकाइयों को बंद कर देना चाहिए। रुग्ण इकाइयाँ मतलब ऐसे उद्योग, फैक्ट्री आदि, उपक्रम आदि जो मतलब सही ढंग से चल नहीं पा रहे हैं या उनको लाभ नहीं हो पा रहा है या घाटे में चल रही है, उनको मतलब पुनरुत्थान किया जाता है, उनको कुछ अनुदान देके चलाया जाता है। ठीक है, अब इसी में चौथा पॉइंट है समझौता ज्ञापन। ठीक है, देखिए समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य सरकारी नियंत्रणों को कम करना तथा उद्यमों को अपने निष्पादन के लिए आर्थिक उत्तरदायी बनाना है। समझौता ज्ञापनों के माध्यम से उद्योगों को निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 9 रत्नों के लिए नीति। सरकार ने 1947 से कुछ केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को 9 रत्न का दर्जा दिया है। इन उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता और परिचालन स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिससे वे विश्व में प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। मतलब कुछ जो इकाइयां हैं उनको बहुत कुछ मतलब अधिकार दिया गया है ताकि वह अपने कार्य को उचित ढंग से कर सके। ठीक है, परिचालन को वह स्वतंत्रता पूर्वक कर सके। अब आता है भारत में निजीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दिया है, इसी पॉइंट के अनुसार उसको लिखना है परीक्षा में। तो पहला है नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम। सन 1991 में भारत सरकार ने नए आर्थिक सुधारों के अंतर्गत अनेक घोषणाएं की है। औद्योगिक नीति, विदेशी व्यापार नीति, विदेशी निवेश नीति का सृजना आदि अनेक महत्वपूर्ण नीतियों में संशोधन करके उन्हें उदार बनाया है। बढ़ता ऋण भार। 90 के दशक के प्रारंभ में देश पर बढ़ते विदेशी ऋण भार से निकलने के लिए सरकार ने निजीकरण का सहारा लिया है ताकि औद्योगिक क्षेत्र में कुशलता का पूर्ण विदोहन करके उत्पादकता को बढ़ाई जा सके। ठीक है, तीसरा है विदेशी कंपनियों का आगमन। देश में अपनाई गई उदारीकरण प्रक्रिया में विदेशी कंपनियां भारत के विस्तृत बाजार की ओर आकर्षित हुई है, जिससे देश में निजीकरण को बढ़ावा मिला है। कई बहुत सारी विदेशी कंपनी हैं जो भारत में आकर अपना मतलब व्यवसाय कर रही है, हमारे उपक्रम को खरीद रही है
और उसको अपने हिसाब से वो चलाते हैं। चौथा है भारतीय उद्योगों को प्रतियोगी बनाना। 90 के दशक में सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर उदारवादी जो खुला दृष्टिकोण है वो उसको अपनाया है, जिससे भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना आवश्यक था, जिसके लिए अर्थव्यवस्था में निजीकरण को अपनाना उपयोगी समझा गया। पांचवा है उत्पादन कुशलता में वृद्धि। देश में संसाधनों का उचित विदोहन करके उत्पादन कुशलता में वृद्धि करने के लिए बाजार को विदेशी प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, अब आता है निजीकरण की समस्याएं। जहां लाभ है वहां थोड़ा बहुत हानि भी होता है, जहां हानि है वहां लाभ भी होता है। ठीक है, स्थिति परिस्थिति अनुसार। इसी प्रकार निजीकरण से कुछ लाभ है तो कुछ समस्याएं भी है। तो अब आता है निजीकरण की समस्याएं। पहला है निजी क्षेत्र के उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ अर्जन पर केंद्रित रहता है। निजी क्षेत्र के उद्योग श्रम आधारित उत्पादन तकनीकों को अवहेलना करते हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो पाती है। मतलब वो मशीन आदि से काम करना पसंद करते हैं, जिससे जो व्यक्तियों की मतलब हम लोग अवहेलना करते हैं, श्रमिक से कम काम लेते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। तीसरा है बड़े औद्योगिक घरानों की क्रियाओं पर सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रण से देश में निजीकरण की गति सीमित रह जाती है। जो बड़े घराने के लोग हैं, ठीक है, वह सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रण से देश में निजीकरण की गति को थोड़ा धीमा हो जाता है। ठीक है, और चौथा है प्रायः घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर निजीकरण किया जाता है। मतलब जिस कंपनी में जिस संस्थान से हमको फ़ायदा नहीं होता है उसको बेचकर कुछ अच्छा दूसरा काम करने का प्रयास किया जाता है। पांचवा है निजीकरण से देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व बढ़ा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व देश में बढ़ रहा है, क्योंकि निजीकरण से अनेक जो कंपनियां हैं विदेशों से यहाँ भारत में आ रही है और अपने अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। ठीक है, और निजीकरण में बाजार शक्तियों की स्वतंत्र क्रियाशीलता से समाज का निम्न गरीब वर्ग प्रायः ऊंची कीमतों के कारण वस्तु प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। बाजार में जो निजीकरण है जिसके द्वारा अनेक महंगे सामान आए हैं, उनको गरीब वर्ग खरीद नहीं पाता है और गरीब वर्ग वह वस्तु प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये निजीकरण की कुछ समस्याएं हैं, इनको आप लिखिए कॉपी में और याद कीजिए।